हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान पुलिस पटवारी सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। गारंटी शुदा ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना और इन प्रश्नों को ज़रूर याद रखना। तो हम चलो टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक है अपने राष्ट्रपति। कौन है? देश का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। और यदि राज्य का पूछा जाए कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन है, तो वो होगा राज्यपाल। राज्य का कौन होगा? राज्यपाल। और देश का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न, मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी? यानी कि जब संविधान बना था उस समय यह संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी? उस समय अनुसूचियाँ थी 8। और वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? 12। अब जब मूल संविधान जो था उसमें अनुच्छेद कितने थे? मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान समय में अनुच्छेद कितने हैं? वर्तमान में अनुच्छेद है 448। वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? 448। एक और, मूल संविधान जो था उसमें भाग कितने थे? मूल संविधान में 22 भाग थे। और वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग हैं। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 22 भाग। लेकिन वर्तमान समय में अनुसूचियाँ तो है 12, अनुच्छेद है 448 और भाग है 25। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस एक प्रश्न में 3 प्रश्न सॉल्यूशन हो गए। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? जो मूल कर्तव्य हैं वो किस भाग में दिया गया है? मूल कर्तव्य जो है भाग 4 क में दिए गए हैं। जो मूल कर्तव्य है वो भाग 4 में दिए गए हैं। ये मूल कर्तव्य जो है संविधान जब बना था उस समय नहीं थे। उन मूल कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? बाद में जोड़ा गया था। बाद में कब? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया था। संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया था। अब जो ये उस समय कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान समय में जब मूल कर्तव्य कितने? 11 हैं। वर्तमान समय में मूल कर्तव्य कितने? 11 हैं। ये 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां एक संविधान संशोधन और किया गया था। 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। कब किया गया था? 2002 में एक 86वां संशोधन किया गया था। उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था किसमें? भाग 4 क में ही जोड़ा गया था। और अनुच्छेद थे, पहले तो थे अनुच्छेद थे 51 क में। जो 10 मूल कर्तव्य थे वो 51 क में थे। और अब जो मूल कर्तव्य 11वां जोड़ा था वो जोड़ा था 51 के में जोड़ा था। ठीक है, जिसमें क्या था? इस 11वां मूल कर्तव्य है उसमें क्या लिखा गया था कि बच्चों को माता पिता या उनके अभिभावकों द्वारा बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यानी 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध करवाना, ये अब उनके माता पिता या गार्जियनों का दायित्व बनता है, उनका कर्तव्य बनता है। 14 वर्ष तक के बच्चों की पढ़ाई जरूरी है। तो अब जो संविधान है उसमें कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, और वो किस में? भाग 4 क में। भाग 4 क्या इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान के भाग 1 में
किसका वर्णन है? संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? उसका राइट आंसर होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संविधान के भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उल्लेख किसमें किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भाग 4 में। किसमें किया गया है? भाग 4 में। और अनुच्छेद जो भाग 4 है नीति निर्देशक तत्वों के, उसके अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक के जो अनुच्छेद हैं इसमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये भाग 4 में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? यानी कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो हमने किस देश की प्रेरणा से लिए हैं? वो लिए हैं आयरलैंड से। किसे लिए? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। जो मूल कर्तव्य थे, मूल कर्तव्य मैंने बताया था भाग 4 कै में है, भाग 4 कै में, वो किससे लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? जो संघीय व्यवस्था है भारत की वो किस देश से ली गई है? संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से। किससे? कनाडा के संविधान से। तो इसको भी आप याद रखने की एक ट्रिक है, उसको याद रख सकते हो, संघ का नाडा। संघ का नाडा, संघ का नाडा मतलब संघ का नाडा। संघ से मतलब संघीय व्यवस्था, नाडा का मतलब कनाडा। कनाडा, तो संघ का नाडा होगा कनाडा। तो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो भारतीय संविधान की जो कौन सी व्यवस्था है जो इंग्लैंड से ली गई है? तो इसमें जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है वो इंग्लैंड से ली गई है। आप इसको कैसे याद रखोगे? इसके इंग्लैंड से लिए गए जो ये नियम लिए गए हैं उनको याद रखने की ट्रिक है, एक विकासरा मंत्र, एक विकासरा मंत्र। तो इनमें जो ये भी सभी हैं, तो यहाँ इंग्लैंड से कौन कौन से नियम लिए गए हैं? एक विकासरा मंत्र, एक विकासरा मंत्र। इसमें एक से हो जाएगा इकरारी नागरिकता, वी से विधि निर्माण, का से कानून निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, से संसदीय प्रणाली, राज से राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, मंत्र से मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो ये जो इंग्लैंड से लिए गए हैं वो नियम हैं। तो इकरारी नागरिकता, विधि निर्माण, कानून निर्माण, संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो यहाँ अपने हैं संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका है वो अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। और जो संघीय प्रणाली है वो कनाडा से ली गई है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को कब स्थापित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम को स्थापित किया गया था। और 1919 में क्या हुआ था? जो ये द्वैत शासन है वो प्रांतों में स्थापित किया गया था। कब? प्रांतों में स्थापित किया गया था। और 19 में यहाँ से समाप्त कर दिया गया। जो 19 में जो प्रांतों में द्वैत शासन लगाया था वो 1935 में समाप्त करके केंद्र में लगा दिया गया। जो द्वैत शासन है 1935 के अधिनियम में जो प्रांतों से हटाकर केंद्र में इसको स्थापित कर दिया गया।
यानी कि केंद्र में द्वैध शासन कब स्थापित किया गया था? 1935 में। कब? 1935 में। अगला प्रश्न, भारत को या भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? वो है माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना है? माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न, भारत का संविधान लागू होने तक, यानी कि जब भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लागू होने तक। स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया था? यानी कि स्वतंत्रता मिली थी उसके बाद और संविधान लागू होने तक जो बीच का ये शासन है वो किसके अनुसार चला था? वो बीच का शासन चला था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। किसके? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चला था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1973 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1973 में। इस एक्ट के द्वारा मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी है, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी है, उसको बंगाल के अधीन कर दिया गया था। किसके? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और जो बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या उपाधि दे दी गई थी? गवर्नर जनरल की। क्या दे दी गई थी? गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई थी। और उस समय का प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? यहाँ का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित और सबसे व्यापक संविधान है अपने भारत देश का। अगला प्रश्न, राज्यसभा की सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा जो है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव करता है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो करते हैं। ये सभी मिलकर राज्यसभा का जो सभापति होता है। पहले तो ये बताइए, जो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब जो उपराष्ट्रपति है इसका चुनाव होता है राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं और लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी मिलकर करते हैं। किस पद्धति द्वारा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका निर्वाचन होता है। अब जो राज्यसभा है इसके बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, स्थायी सदन भी कहते हैं, द्वितीय सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन, स्थायी सदन और द्वितीय सदन कहते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न, इसको ये तो समझ में आ गया कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। अगला प्रश्न, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य है वो सब अध्यक्ष है। कौन होता है राज्यसभा का अध्यक्ष? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये
इस सदन का सदस्य नहीं होता है, ये सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये मैंने अभी बताया भी था। राज्यसभा का जो सभापति है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये मैंने बताया है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। कब? प्रति दूसरे वर्ष। ठीक है, और इनकी जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि कोई राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी योग्यता के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, संसद द्वारा निर्धारित जो योग्यताएं वो होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो यहाँ राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है या नामित करता है, और लोकसभा में 2 सदस्य हैं। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और राज्यसभा में 12। राज्यसभा में कितने? 12, और लोकसभा में 2 सदस्यों को। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में, ये पूछ रहा है, वर्तमान का पूछ रहा है, राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो प्रभावी और वर्तमान समय में तो यहाँ होगी 245। कितनी है? 245। और राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम हो सकती है 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। ठीक है, और वर्तमान समय में कितनी है? 245, जिसमें और वो अधिकतम हो सकती है 250। अब एक बात और ध्यान रखना, जो मैं मोस्ट बात बता रहा हूँ, जो ये 250 है, इनमें से टोटल 250 है, उनमें से कितने कहाँ से हो सकते हैं? तो इसमें 238 तो होते हैं राज्यों से। 238 कहाँ से आते हैं? राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं। और संघीय क्षेत्र से राज्य 238 जो सदस्य तो हैं राज्य और संघीय क्षेत्रों से आते हैं, संघ के जो क्षेत्र हैं वहाँ से। और जो शेष 12 बचे हैं उनको राष्ट्रपति निर्वाचित करता है, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, इन 250 में से। लेकिन वर्तमान समय की बात करें अपने, तो वर्तमान में अपने हैं 245। तो 245 में से 229 तो है राज्यों से। 229 कहाँ से हैं? राज्यों से। ठीक है, 3 है दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। और 1 है पांडिचेरी से। कहाँ से? पांडिचेरी बोल दो या पुदुचेरी बोल दो। ठीक है, तो 1 सदस्य पांडिचेरी से, 3 सदस्य दिल्ली से, और 229 सदस्य कहाँ से हैं? राज्यों से। टोटल कितने हो गए? 30 से 3 33, पीछे 333 ये हो गए, और प्लस 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो टोटल कितने हो गए? 233 प्लस 12, 245 सदस्य हैं वर्तमान में। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। इनका बहुत ध्यान रखना है कि 229 सदस्य तो राज्यों से हैं, 3 हैं दिल्ली से हैं, 1 जो पांडिचेरी से निर्वाचित हैं, और 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो वर्तमान में हो गए 245। अगला प्रश्न, राज्यसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये मैंने पहले अभी बता दिया है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है 250। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं, और राज्यसभा सीटें भी उत्तर प्रदेश की है। लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की ही सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं। ये मैं थोड़ी सी एक बात दोबारा बता देता हूँ
कि राज्यसभा के लिए पूछे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यूपी की है, उसके बाद महाराष्ट्र की है, उसके बाद तमिलनाडु की है। यूपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सीटें सबसे ज़्यादा हैं कहाँ पर, राज्यसभा की। और यदि लोकसभा की पूछे, लोकसभा में तो यहाँ लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं, लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें यूपी की, उसके बाद में महाराष्ट्र की, उसके बाद में पश्चिमी बंगाल की। ठीक है, तो यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सीटें लोकसभा की सबसे ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो देश का सबसे छोटा लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में। कब हुए थे, 1952 में। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। यानी कि एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है। तो यहाँ 133 सीटें जो है एससी एसटी के लिए लोकसभा में सुरक्षित हैं। ठीक है, लोकसभा की 133 सीटें जो है एससी एसटी के पास हैं। ठीक है, इनको रिजर्व है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीटों का बंटवारा किया गया था, जो राज्यों में सीटों का बंटवारा किया गया था कि कौन से राज्य में कितनी सीटें, लोकसभा की सीटों की बात कर रहे हैं, तो ये 1971 की जो जनगणना थी उसी आधार पर 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया था। और ये 2026 तक यही स्थिति रहेगी। जैसे अपने राजस्थान में लोकसभा की 200 सीटें हैं तो ये 2026 से पहले इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। ठीक है, तो ये आपने चाहे राजस्थान की ले लो चाहे किसी भी राज्य की ले लो, लोकसभा की जो सीटें हैं 1971 की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है और ये 2026 तक यथावत बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो लोकसभा है उनको किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, जनसंख्या के आधार पर। मैंने बताया था कि जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। वो कौन सी जनसंख्या थी, 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई थी और वो 2026 तक चलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है। ये मैंने पहले बताया था कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। और राज्यसभा में कितने होते हैं, 12। ठीक है, तो लोकसभा में कितने, 2 सदस्य हैं। वो किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करते हैं, वो है 331 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में लोकसभा में कुल संख्या कितनी है, वर्तमान का पूछा इसने, तो वर्तमान में है 545। और अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम हो सकती है 552। अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम हो सकती है 552। अब इसमें भी मैं आपको एक मोस्ट बात बताता हूँ, अब उसका ध्यान रखना कि जो ये लोकसभा है, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, और जो लोकसभा है
इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। जो 552 है वो कहाँ कहाँ से आते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। 552 में से 530 तो होते हैं राज्यों से। कहाँ से होते हैं? राज्यों से। ठीक है। 20 होते हैं संघ क्षेत्रों से, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से। 20 कहाँ से आते हैं? संघ क्षेत्रों से या केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है। तो 30 और 20 कितने हो गए? 50। पीछे बचे 2, वो करता है राष्ट्रपति मनोनीत। कौन करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है अखिल भारतीय समुदाय की। तो टोटल ये 552 जो सदस्य हैं उनका विवरण है। 530 राज्यों से, 20 संघ क्षेत्रों से और 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये तो हो गई अधिकतम से अधिकतम की बात। लेकिन अब हम बात करते हैं वर्तमान की। यदि वर्तमान का पूछा जाए, जो 545 सदस्य हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? इन 545 में से 530 पूरे के पूरे राज्यों से हैं। 530 पूरे के पूरे राज्यों से हैं। मात्र 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं या संघ क्षेत्रों से। 13 जो सदस्य हैं वो संघ क्षेत्रों से हैं और 2 बच गए, वो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यह अखिल भारतीय समुदाय के। तो टोटल कितने हो गए? 13 2 15 और 30 45। 545 सदस्य जो है वर्तमान में इनकी संख्या है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अखिल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों लोकसभा में मनोनीत करता है? ये मैंने बताया था, 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संघ शासित, वर्तमान का पूछा है, संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? ये मैंने अभी बताया था कि संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों से वर्तमान समय में 13 सदस्य जो है लोकसभा में निर्वाचित होते हैं। ठीक है। और जो 20 सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या है संघ क्षेत्रों से। जो ये जो 20 हैं वो अधिकतम है, लेकिन वर्तमान का पूछा है वो 13 ही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे भेजती है? अब राज्य की जनता का पूछा है, वो मैंने बताया था। राज्य की कितने? 530। वर्तमान में भी 530 है और अधिकतम संख्या भी 530 ही है राज्यों से। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? मैंने बताया था 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? लोकसभा सदस्यों की संख्या मूल संविधान में 500 निर्धारित की गई थी। कितनी? 500 निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद किन किन से मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। अगला प्रश्न है, संसद का जो स्थायी सदन है वो कौन सा है? मैंने बताया था राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के सदन का पूछा है तो 2 सदन है। कौन सा? एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, 2 सदन है। यदि ये अंग का पूछे कि संसद, भारतीय संसद के कितने अंग है, ठीक है, तो अंग होंगे 3, राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो अंग तो होंगे 3 और सदन है 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो है या सुप्रीम कमांडर है वो होता है राष्ट्रपति। देश की जो तीनों सेनाएं उनका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, आज के प्रश्न कंप्लीट हुए। इससे कुछ इसके अलावा मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ लोकसभा से संबंधित। किससे संबंधित? लोकसभा से संबंधित। लोक जो सभा है, लोकसभा में जाने के लिए आयु चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितना होता है?
5 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इससे पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। और लोकसभा का जो कार्यकाल है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। क्यों? आपात स्थिति में। आपात स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है और लोकसभा का समय से पहले भंग भी किया जा सकता है। ठीक है। अब जो लोकसभा है उसमें वो मैंने बताया था सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से है लोकसभा में? यूपी से। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ से? यूपी से, उसके बाद महाराष्ट्र से और उसके बाद में पश्चिमी बंगाल से। तो आज की ये महत्वपूर्ण प्रश्न का टेस्ट यहीं समाप्त होता है। इनको ध्यान से याद रखना प्लीज़। ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, ताकि आगे की वीडियो मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। थैंक यू।